दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3 और बात करें इसकी स्टोरी की तो इसका क्लाइमेक्स बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी में लास्ट तक बने रहना और मजा ना आए तो फिर कहना, और हाँ, मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को एक रिक्शे वाला बंदा एक सुनसान सड़क के पास आता है। ये बंदा अपने रिक्शे को साइड में खड़ा करके अपने उस रिक्शे में से एक बड़ा सा पत्थर निकालता है और सड़क के बीचों बीच रखने लगता है। मतलब इस बंदे का यही प्लान होता है कि रात के समय इतना बड़ा पत्थर किसी को भी नजर नहीं आएगा और अगर किसी गाड़ी का इससे टकराकर एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो उनके पैसे चुरा कर भाग जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद जब एक वैन वहां से गुजरती है तो पत्थर की वजह से उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और उस वैन में ब्लास्ट भी हो जाता है। तो ये देखकर शायद वो रिक्शे वाला बंदा डर के मारे अपना रिक्शा छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर सुबह होने के बाद पुलिस वालों को इस एक्सीडेंट की खबर मिलती है। अब यहाँ पर टोटल 4 डेड बॉडीज होती हैं, जिसमें कि 3 लड़कियां थीं और 1 लड़के की। फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए माधव नाम का ACP यहाँ पर आता है और माधव ये नोटिस करता है कि 3 लड़कियां तो गाड़ी के अंदर हैं, लेकिन उस लड़के की बॉडी गाड़ी से बाहर मिली है और यही एक वजह थी जो उस लड़के की बॉडी उस ब्लास्ट में नहीं जली थी। फिर माधव पास में ही साइड में खड़े होकर रिक्शे को देखता है और हम देख पाते हैं कि उस रिक्शे में वो बड़ा वाला पत्थर भी होता है। ये देखकर माधव सोचता है कि आखिर ये रिक्शा और ये पत्थर सड़क के किनारे कैसे मौजूद है और आखिर ये रिक्शा है किसका और रिक्शे वाला कहाँ गया। अब वो अपनी टीम को उस आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही सोचता है कि क्या इसी पत्थर की वजह से उस वैन का एक्सीडेंट हुआ होगा। इस माधव की टीम में एक लेडी पुलिस वाली होती है जो उस गाड़ी के नंबर प्लेट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है कि वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है। फिर थोड़ी देर के बाद माधव उस एरिया का CCTV फुटेज चेक करता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वो देखता है कि वो रिक्शे वाला आदमी अपने रिक्शे में आकर इस जगह पर रुका था और फिर उसने वो पत्थर सड़क के बीचों बीच रख दिया था, जिसकी वजह से उस वैन का एक्सीडेंट हुआ। जिसके बाद वो वैन साइड में चली गई और बाद में उसमें ब्लास्ट हो गया। लेकिन ठीक उसके बाद उस वैन में क्या हुआ ये रिकॉर्ड नहीं होता। यानी गाड़ी ब्लास्ट जरूर हुई थी लेकिन तीनों लड़कियां अंदर थीं जबकि वो लड़का बाहर था। तो ये पहेली अभी भी बनी रहती है कि आखिर उस लड़के की लाश उस वैन से बाहर कैसे आई, क्योंकि ब्लास्ट के हिसाब से चारों की मौत अंदर ही होनी चाहिए थी। खैर, उसके बाद उस लेडी पुलिस ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि उस गाड़ी का नंबर प्लेट फेक है, जिसके बाद पुलिस वाले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो वैन कहां से आ रही थी। इसके लिए वो काफी जगहों की CCTV देखते हैं, सभी चौकियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन उनके हाथ नहीं लगती। अब इसी दरमियान में माधव की गर्लफ्रेंड मधु उसे फोन करके किसी रेस्टोरेंट में बुलाती है। एक्चुअली इन दोनों की एंगेजमेंट हुए 1 साल हो चुका था, तो सरप्राइज देने के लिए मधु माधव को रेस्टोरेंट पर बुलाती है। अब मधु के बारे में बात करें तो ये मधु बहुत बड़े हॉस्पिटल में IVF स्पेशलिस्ट होती है, यानी जो लोग निसंतान होते हैं उनको IVF ट्रीटमेंट की मदद से संतान देना। खैर, इसके बाद सब इंस्पेक्टर और उसके टीम मेंबर्स उस वैन की फोटो लेकर जगह जगह के मैकेनिक शॉप पर जाकर पूछताछ करने लगते हैं कि क्या इस वैन को आपने कहीं पर देखा है। तो इसी बीच एक मैकेनिक उस सब इंस्पेक्टर से कहता है कि हाँ सर, मैंने इस वैन को देखा था। असल में वो पिछले हफ्ते हमारे गैराज पर आई थी, लेकिन वो वैन बहुत ही ओल्ड मॉडल की थी, इसलिए हमारे पास इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं थे, तो पार्ट्स मांगने में हमें थोड़ा टाइम लगा। अब ठीक उसी वक्त हम देखते हैं कि एक ओमिनी वैन में एक आदमी उसके गैराज के पास आता है और पुलिस वालों को उस दुकान के पास देखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। बाद में माधव पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लेने के लिए जाता है तो वो डॉक्टर माधव को कुछ शॉकिंग बातें एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि एक्सीडेंट स्पॉट पर जो बंदा मरा था असल में उसको किसी ने स्टैब किया था, जिससे उसकी मौत हुई। साथ ही उस गाड़ी में 3 लड़कियां थी ना, तो उस एक्सीडेंट होने से 2 घंटे पहले उनमें से एक लड़की ऑलरेडी मर चुकी होती है, जबकि बाकी दोनों लड़कियां एक्सीडेंट से मरी थी। अब ये सुनकर माधव पूछता है कि क्या इन लड़कियों के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, लड़कियों पर किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल एब्यूज नहीं हुआ और ना ही उनके साथ कोई जबरदस्ती की गई। लेकिन तभी इसके अलावा वो एक और शॉकिंग बात भी उसे बताता है
इंस्पेक्टर साहब, एक बात और है जो इस केस को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है, और वो ये है कि वो तीनों ही लड़कियां आंखों से देख नहीं सकती थी, यानी वो अंधी थी। ये सब सुनकर माधव के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो सोचने लगता है कि वो लड़कियां अंधी थीं तो इसका मतलब कि वो किसी न किसी अनाथालय या एनजीओ से जुड़ी हुई होंगी। इसलिए अब वो खुद आसपास के ऑर्फनेज में जाकर इंक्वायरी करने लगता है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो केस को नए डायरेक्शन में देखते हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ता है, ठीक तभी करुणम नाम के ऑर्फनेज वाले उसे कुछ अजीब लगते हैं। मतलब माधव और उसकी टीम हर ऑर्फनेज में जाकर उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी, लेकिन ये जो करुणम वाले थे वो अपनी डिटेल्स पुलिस वालों को नहीं देते, जिस वजह से माधव आखिर में अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर परमिशन लेटर लेता है ताकि वहाँ की डिटेल्स निकलवा सके। अब माधव फौरन लेटर उन ऑर्फनेज वालों को ले जाकर दिखाता है, जिसके बाद वो ऑर्फनेज वाले अपने ऑर्फनेज की डिटेल्स माधव को देने लगते हैं। दूसरी तरफ वो मधु अपने किसी पेशेंट को IVF का ट्रीटमेंट देकर ऑब्जर्वेशन में रखती है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो पेशेंट अचानक से दर्द के मारे बहुत ही तड़पने लगती है। अब बहुत ही मुश्किल से मधु उस पेशेंट को संभालने की कोशिश करती है, और इसी बीच वो उस पेशेंट की कुछ हालिया रिपोर्ट्स को चेक करने लगती है। अब ये रिपोर्ट्स देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मतलब ट्रीटमेंट करने से पहले उस पेशेंट की कुछ और ही रिपोर्ट्स थी, जबकि आज कुछ और रिपोर्ट्स होती हैं। इसलिए अब वो फौरन एक नया सैंपल लेकर लैब के पास जाती है ताकि उसका दोबारा से टेस्ट करवा सके। लेकिन वहाँ की नर्स उससे कहती है कि मैडम, फिलहाल लैब टेक्नीशियन मौजूद नहीं है और अंदर जाने के लिए मुझे परमिशन नहीं है, तो आप बाद में करवा लीजिएगा। लेकिन तभी मधु उस सिस्टर को डांटती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इमरजेंसी है, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं डीन को कंप्लेंट करूंगी। तो ये सुनकर वो नर्स फौरन उन सैंपल्स को टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट्स मधु को लाकर दे देती है। फिर इन रिपोर्ट्स को देखकर मधु दोबारा शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर पहले मैंने उस पेशेंट की रिपोर्ट को चेक किया था तो वो रिपोर्ट बहुत ही नॉर्मल थी, पर अब क्यों सारी चीजें एबनॉर्मल हैं? आखिर कहां पर गड़बड़ हुई? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माधव और उसके टीम मेंबर्स उस ऑर्फनेज से लाए हुए डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ध्यान से चेक करते हैं, क्योंकि माधव को इन लोगों पर काफी शक था और इनके तार हो सकता है उन लड़कियों से जुड़े हों, या वो लड़कियां शायद इसी करुणम अनाथालय से हों। लेकिन तभी माधव को ये बात पता चलती है कि उस ऑर्फनेज का डेटा ढंग से मैच नहीं हो रहा, यानी रजिस्टर में कुछ नंबर हैं और एक्चुअल में उस ऑर्फनेज के नंबर्स कुछ और हैं। साथ ही वो नोटिस करता है कि एक रजिस्टर में 12वां पेज मिसिंग होता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि जरूर उस ऑर्फनेज में ऐसा कुछ हो रहा है जो हम लोगों से छुपाया जा रहा है। अब इसी बारे में पता करने के लिए दोबारा से ये सारे लोग उस ऑर्फनेज के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर जाने वाले होते हैं, ठीक उसी वक्त उस ऑर्फनेज की सिस्टर ऊपर से नीचे जंप लगाकर मर जाती है। यानी ये वही सिस्टर यानी नर्स थी जो रजिस्टर को मेंटेन रखती थी। ये देखकर माधव का दिमाग ठनक जाता है कि आखिर ये अनाथालय से जुड़ी गुत्थी इतनी उलझती क्यों जा रही है। वो ऐसा इसीलिए सोचता है क्योंकि इस केस में एक लीड थी और वो भी चली गई, तो आखिर कैसे पता चलेगा कि उस रजिस्टर का पेज कैसे मिसिंग हुआ। फिर बाद में माधव वहाँ के स्टाफ से पूछताछ करने लगता है, जिसमें एक लेडी उससे कहती है कि सर, उन रिकॉर्ड्स के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड्स वही सिस्टर मेंटेन किया करती थी जिन्होंने अभी अभी कूदकर खुद को खत्म कर लिया। ये सुनकर माधव को लगता है कि ये केस बहुत ही मुश्किल होने वाला है, लेकिन तभी वो लड़की अचानक से कहती है कि सर, जैसा आप कह रहे हैं कि रियल नंबर्स और रजिस्टर के नंबर्स में कुछ मिसमैचिंग है, तो वो मिसमैचिंग शायद इस वजह से भी हो सकती है कि उन लड़कियों की शादी हो चुकी होगी। अब ये सुनकर माधव पूछता है कि शादी? कैसी शादी? तो वो लड़की कहती है कि हाँ सर, वो सिस्टर यहाँ के अनाथ बच्चों की शादी भी किया करती थी। रिसेंटली 3 लड़कियों की शादी भी हुई थी और उस इन्फॉर्मेशन के लिए उनके पास एक अलग रजिस्टर था। दोस्तों, ये कहानी आगे और भी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक तो वीडियो को लाइक करके हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो इस तरह से वो लड़की माधव को वो दूसरा रजिस्टर भी दिखाने लगती है। यहाँ माधव देखता है कि उस अलमारी में फटे हुए वो 3 पेजेस भी होते हैं और इन पेपर्स में उन्हीं 3 लड़कियों की डिटेल्स भी होती हैं। फिर बाद में माधव वहाँ के वॉचमैन से थोड़ी पूछताछ करने जाता है, जो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक ओमिनी वैन आई थी। इसके बाद जब माधव उस सिस्टर के सिस्टम को चेक करने लगता है तो देखता है कि उसमें से कुछ डेटा डिलीट हो चुका था, जो शायद किसी ने जानबूझकर किया होगा। इसलिए अब माधव एक हैकर को बुलाता है और दोबारा उस सिस्टम का वही डेटा रिस्टोर करने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो डेटा रिकवर होता है, वैसे ही उसे पता चलता है कि उस डिलीट हुए डेटा में उन 3 लड़कियों की डिटेल्स थी, जैसे कि उनकी किसके साथ शादी हुई, उन आदमियों के फोन नंबर्स क्या थे
और उनके घर का एड्रेस क्या था। लेकिन जब माधव उन फोन नंबर्स पर कॉल करता है तो वो सारे के सारे फोन नंबर्स स्विच ऑफ होते हैं और यहाँ उसे ये भी कंफर्म हो जाता है कि जो 3 डेड बॉडीज उस एक्सीडेंट में मिली थी वो असल में यही 3 लड़कियां थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम मधु को देखते हैं जो अपने उस पेशेंट के सैंपल को पुणे भिजवा चुकी होती है। लेकिन ये बात पता चलते ही उस हॉस्पिटल का लैब टेक्नीशियन मुकेश भड़क जाता है कि आखिर मधु बिना उसकी परमिशन के उसकी लैब में कैसे गई और जबरदस्ती वो टेस्ट क्यों करवाया, जबकि रूल के हिसाब से वो यहाँ नहीं था तो टेस्ट नहीं हो सकता था। इसलिए अब मुकेश हॉस्पिटल के डीन के पास जाकर मधु के खिलाफ कंप्लेंट देने लगता है कि सर, डॉक्टर मधु बिना मेरी परमिशन के मेरी लैब में गई और मेरी एम्प्लॉय को धमकाकर उससे रिपोर्ट्स भी करवा ली और शायद उन्होंने वो सैंपल्स पुणे भी भेज दिए हैं। ये सुनकर वो डीन हल्के से मधु को डांटता है कि बिना मुकेश की परमिशन के तुम लैब में क्यों गई और आखिर बिना मुझे पूछे तुमने उस पेशेंट के सैंपल को पुणे क्यों भेजा। तो मधु उससे कहती है कि सर, आप एक बार मुकेश को बाहर वेट करने के लिए कहिए, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। फिर डीन मुकेश को कमरे से बाहर भेज देता है, जिसके बाद मधु उससे कहती है कि सर, जब मेरी पेशेंट मेरे पास आई थी तो मैंने ऑलरेडी उसका टेस्ट करवाया था, लेकिन तब उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, पर जब IVF ट्रीटमेंट के बाद मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी तो उसकी सारी रिपोर्ट्स एबनॉर्मल निकली। इसके बाद मैंने सोचा कि शायद ये टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन उस पेशेंट की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए जब मैंने दूसरे पेशेंट को भी चेक किया तो उसके भी बाद के रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आए थे। आगे वो कहती है कि एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद उनके ब्लड में स्टेरॉइड नाम का एक ड्रग सैंपल पाया गया था और साथ ही सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डेटाबेस को किसी ने हैक किया है और पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट लेडीज को ही टारगेट किया है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो डीन शॉक में रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है और आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मुकेश चार्ल्स नाम के एक बंदे को फोन करके कहता है कि हम लोगों को लेकर इन लोगों को शक हो चुका है, इसलिए अब हमें थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो मधु उस मुकेश को अपने पास बुलाकर कहती है कि हमारे हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके ब्लड में एक सब्सटेंस पाया गया है और ये तभी पॉसिबल है जब डोनर्स की बॉडी में भी वही सब्सटेंस हो, इसलिए मुझे उन डोनर्स के सारे रिपोर्ट्स चाहिए। तो मुकेश कहता है कि ठीक है, मैं सारे रिपोर्ट्स चेक करके तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद जब मुकेश हॉस्पिटल से बाहर जाकर किसी दुकान के पास खड़े रहकर सिगरेट पी रहा होता है, तभी मुकेश के पास एक ओमिनी वैन में एक बंदा आता है जिसका नाम होता है मारी। अब मारी उससे पूछता है कि क्या तुम ही मुकेश हो, तो मुकेश इस पर हाँ कहता है। ये कंफर्म होते ही मारी मुकेश को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ माधव और उसके टीम मेंबर्स जो उन 3 लड़कियों की शादी हुई थी उनके दूल्हे के बारे में सर्च करने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन तीनों की डिटेल्स मौजूद नहीं होती। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि उन 3 बंदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस मौजूद हैं। अब एक्चुअली बात यह है कि मारी ने ही उन 3 बंदों को सेट किया था उन 3 लड़कियों से शादी करने के लिए, लेकिन फिर पेमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ होने की वजह से मारी ने उन 3 बंदों को मार दिया था। अब इसके बाद जब माधव उस मरी हुई सिस्टर के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस सिस्टर ने लास्ट टाइम एक ऑर्फनेज को कॉल किया था जिसका नाम था ऑल इज वेल। अब माधव फौरन उस ऑर्फनेज की सिस्टर को अपने पास बुलाकर उस मरी हुई सिस्टर के बारे में पूछता है कि आखिर आपका उनके साथ क्या कम्युनिकेशन हुआ था और आपकी उनके साथ कैसी बॉन्ड थी। तो ये सिस्टर कहती है कि सर, 2 हफ्ते पहले हमारे ऑर्फनेज पर एक चार्ल्स नाम का बंदा आया था और उसने हमारे ऑर्फनेज को 1 लाख रुपए डोनेशन देकर खाना भी सर्व किया। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर किसी लड़की की शादी करवानी हो तो मुझसे मिलिएगा, मैं उनकी अच्छे से शादी करवाऊंगा, वो भी सही लड़कों के साथ, ताकि लड़कियों की जिंदगी सेट हो जाए और उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अब माधव उस सिस्टर से पूछता है कि क्या आपके पास उस चार्ल्स की फोटो या फोन नंबर है। तो ये सुनकर वो सिस्टर माधव को उस चार्ल्स की फोटो दिखाने लगती है। फिर माधव उस चार्ल्स की फोटो अपने SI को देकर इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहता है। ठीक उसी वक्त मधु माधव को फोन करके किसी रेस्टोरेंट पर बुलाती है, क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल के बारे में कुछ डिटेल्स उसे बताना चाहती थी जो उसे भी सस्पिशियस लग रहा था। और जब माधव वहाँ पर जाने वाला होता है तभी उसके पास उस साइबर वाले लड़के का कॉल आता है जो माधव को फटाफट से ऑफिस बुलाता है, क्योंकि उसके हाथ एक बड़ी इन्फॉर्मेशन लगी थी। इसके बाद माधव मधु के बजाय पहले उस लड़के के पास आ जाता है, जहां वो लड़का उसे बताता है कि रिसेंटली जिस वैन का एक्सीडेंट हुआ था ठीक उसी वैन के नंबर प्लेट से एक और वैन मुझको नजर आई है और वो वैन इस वक्त एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है। फिर माधव जब उस रेस्टोरेंट का नाम पूछता है तो उसे याद आता है कि मधु ने भी उसी रेस्टोरेंट में उसे अर्जेंट बुलाया था, यानी मधु भी वहीं मौजूद थी जहां वो वैन है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था,
क्योंकि इस वैन में वही मारी होता है जो शायद मधु को मारने के लिए आया था। अब माधव के आने में काफी देर हो गई थी, इसलिए मधु गुस्से में उठकर खुद वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त वो वैन मधु को टक्कर मार देती है, जिस वजह से मधु को हल्के से चोट आ जाती है। पर माधव अब तक समझ चुका था कि वो वैन वाला आदमी असल में मधु के पीछे ही पड़ा है। फिर उसी वक्त माधव मधु को फोन करके कहता है कि वो वैन तुम्हें मारने के लिए आ रही है, इसलिए मैं जो रूट बता रहा हूँ तुम सीधे उसी रास्ते पर चलती रहो। इस तरह से वो वैन मधु को चेस करने लगती है और मधु माधव के कहने पर सीधे जाते जाते और अपनी जान बचाते हुए फाइनली एक ब्रिज के पास पहुँच जाती है। उधर माधव ऑलरेडी अपनी टीम को इन्फॉर्म कर चुका होता है, जिस वजह से पुलिस वालों को देखकर वो मारी और उसका साथी वहां से जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन पुलिस वाले गाड़ी पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे गोली लगकर मारी का वो साथी वहीं पर मर जाता है, जबकि मारी उसी ब्रिज के नीचे पानी में जंप लगाकर अपनी जान बचा लेता है। हालांकि पुलिस वाले उसे काफी पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। अब ये सब होने के बाद माधव मधु के पास आकर यही बात पूछने लगता है कि वो लोग आखिर तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं और तुम मुझे रेस्टोरेंट में क्यों बुला रही थी, क्या अर्जेंट बात करनी थी। तो मधु अब तक जो हुआ वो सारी बातें माधव को बताने लगती है, जिसके लिए उसने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया था। फिर आखिर में वो कहती है कि मुझे पता चला है वो लैब टेक्नीशियन मुकेश भी अब मिसिंग है और मुझे लगता है कि या तो उसे किसी ने गायब किया है या फिर वो भी इस स्कैम में शामिल हो सकता है और अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गया है। वो कहती है कि असल में मेरे पेशेंट्स के ब्लड में एक बहुत ही खतरनाक ड्रग पाया गया। हालांकि उस ड्रग की वजह से पेशेंट को कुछ भी नुकसान नहीं होता, लेकिन होने वाले बच्चे उससे मर सकते हैं। पर इतना ही नहीं, अगर वो बच्चे पैदा भी हो गए तो उस बच्चे के हार्मोन्स में काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे। जैसे अगर लड़का पैदा हुआ तो उसके अंदर लड़की के हार्मोन्स होंगे और उसी तरह से लड़की पैदा होगी तो उसके अंदर लड़के के हार्मोन्स होंगे। यानी क्लियरली बताया जाए तो पैदा होने वाला बच्चा ट्रांसजेंडर तक हो सकता है। साथ ही मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ डोनर्स के रिपोर्ट्स नहीं मिले। ये सुनकर माधव सोचता है कि आखिर इस मामले का उन लड़कियों से क्या लेना देना होगा, क्योंकि वो वैन उन 3 लड़कियों से जुड़ी है, जबकि उसमें बैठा आदमी मधु को मारने आया था, जो इस जेनेटिक स्कैम को समझ चुकी है। खैर, इसके बाद मधु माधव को लेकर अपने डीन के पास जाती है, जहाँ माधव उसे सब कुछ समझाने लगता है। अब सब कुछ सुनकर डीन भी यही कहता है कि आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा सर, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए। अब उधर पुलिस उस लैब टेक्नीशियन मुकेश को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें उसके बदले उसका एक साथी मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे थाने लाकर पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन वो आदमी अपना मुंह नहीं खोलता, क्योंकि उसे पता था कि बिना सबूत के पुलिस उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन अब पुलिस को उस आदमी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने पर यह पता चलता है कि इस आदमी ने उस चार्ल्स नाम के आदमी को फोन किया था, वही चार्ल्स जो अनाथालय को डोनेशन देता था और लड़कियों की अच्छी शादी करवाने का दावा करता था। अब माधव इस आदमी से पूछता है कि क्या तुम चार्ल्स को जानते हो? तो वो आदमी कहता है, हाँ सर, एक बार मुकेश के जरिए मैं चार्ल्स से मिला था। अब माधव के पास ऑलरेडी उस चार्ल्स की एक फोटो होती है जो उसे ऑल इज वेल अनाथालय की सिस्टर ने दी थी। अब वो उसे वो फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यही चार्ल्स है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ सर, इसी का नाम चार्ल्स है। अब माधव उससे चार्ल्स का एड्रेस पूछता है तो वो उसे उसका एड्रेस भी बता देता है। अब माधव अपनी टीम के साथ उस चार्ल्स के घर पर जाता है, जहां चार्ल्स पुलिस वालों को देखकर उनसे फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन माधव आखिर में उस चार्ल्स को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाकर उसे बहुत मारता है। अब इतनी मार खाने के बाद आखिर में चार्ल्स पुलिस वालों को जो हुआ वो बताने लगता है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। एक्चुअली चार्ल्स और उसकी टीम आसपास के ऑर्फनेज में जाकर बहुत ही अच्छे से बात करते हैं कि हम आपके ऑर्फनेज को डोनेशन देने वाले हैं और अगर आपके ऑर्फनेज में कोई लड़की है तो हम उसकी अच्छे से शादी करवा देंगे। जबकि होता यह है कि चार्ल्स और उसकी गैंग लड़कियों की झूठी शादी करवाकर उनकी शादी होते ही उन लड़कियों को किडनैप करके उनके गर्भाशय से एग्स को निकाल कर डोनेट कर देते थे। अब कुछ दिन बाद वो सारी बातें उस सिस्टर को पता चलती हैं कि ये लोग बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, तो वो चार्ल्स से मिलकर उसे धमकी देने लगती है कि मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, इसलिए अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी। लेकिन चार्ल्स उल्टा उस सिस्टर को ही धमकाने लगता है कि अगर आप पुलिस के पास जाओगी तो हम भी आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे कि आप ही हमको लड़कियां बेच रही थी और अपना हिस्सा नहीं मिला, इसलिए अब शिकायत करने आई हैं, इसलिए आप चुपचाप हमारी बात मानिए। अब उस सिस्टर के पास कुछ भी ऑप्शन ना होने की वजह से उसने उस चार्ल्स की बातों को मान लिया था। फिर जब पुलिस वाले उस ऑर्फनेज में गए उस दिन इंक्वायरी के लिए, तो उस दिन सिस्टर बहुत ही डर गई थी कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी
और इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब माधव कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उन पेशेंट्स की बॉडी में वो ड्रग कैसे आया, वो तुम्हें कहां से मिला, और क्या तुम इसमें अकेले हो या कोई और भी है जो तुम्हें ऑपरेट करता है। तो चार्ल्स कहता है कि सर, उस ड्रग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और हमारे बॉस का नाम है वेदा, लेकिन वेदा कहाँ पर रहता है ये अभी तक किसी को नहीं पता। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक दिन पुलिस वाले एक मैकेनिक के पास आए थे पूछताछ करने के लिए, तो वही बंदा असल में वेदा था, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक छोटा सा काम करते हुए उस बड़े स्कैम को रन कर रहा था और बहुत ही नॉर्मल जिंदगी भी जी रहा था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन यही वेदा है, ये बात पुलिस वालों को नहीं पता होती। इसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस रात वेदा और चार्ल्स उन 3 अंधी लड़कियों की झूठी शादी करवाकर उन्हें अपनी वैन में कहीं पर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही लड़कियों को उन पर शक हो गया था, जिस वजह से उन्होंने उनका विरोध किया और इस बीच एक लड़की ने उस वैन से बाहर जंप भी लगा दी थी। लेकिन फिर भी वेदा ने उसे नहीं छोड़ा और उस लड़की को मार पीट कर दोबारा वैन में बैठाकर वहां से ले गया। लेकिन फिर आता है वो शुरुआत वाला सीन, जहां चोरी के इरादे से उस रिक्शे वाले ने वो पत्थर रखा था और फिर उस पत्थर की वजह से वेदा की वैन का एक्सीडेंट हो गया। अब ऑलरेडी उसमें एक लड़की जख्मी होती है, तो वो तब तक मर चुकी होती है। जैसा कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के बाद माधव को बताया था कि 3 में से एक लड़की एक्सीडेंट से पहले ही मर चुकी थी। फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होते ही वो रिक्शे वाला बंदा वेदा के पास आता है, वहाँ से कुछ पैसे वगैरह चुराने के लिए, लेकिन वेदा उल्टा उस रिक्शे वाले बंदे को ही मार देता है और फिर यहाँ के सारे सबूत मिटाने के लिए उस वैन को ही जला देता है। साथ ही उस रिक्शे वाले को अपने कपड़े पहना देता है और खुद उसके कपड़े पहन लेता है। यानी यही वजह थी कि लाश वैन के बाहर मिली थी। फिर प्रेजेंट डे पर चार्ल्स ये सभी बातें माधव को बताने लगता है। ठीक उसी वक्त हम देखते हैं कि वो वेदा पुलिस स्टेशन आकर उस सब इंस्पेक्टर से मुलाकात करता है, लेकिन फिलहाल चार्ल्स के सामने नहीं जाता। अब इंस्पेक्टर उसे देखकर पहचान लेता है और कहता है, अरे तुम तो वो मैकेनिक हो ना, क्या हुआ? तो वेदा कहता है कि सर, मेरा नाम मारी है, मेरी एक बहन है जो उस करुणम आश्रम में थी, लेकिन वहाँ की सिस्टर ने मेरी बहन की शादी करवा दी, जबकि मैंने मना किया था। लेकिन अब शादी होने के बाद मेरी बहन और मेरे जीजा का कुछ भी अता पता नहीं है सर, इसलिए प्लीज सर आप ही मेरी बहन को ढूंढिए। तो वो इंस्पेक्टर अब वेदा की कंप्लेंट लिखकर उसे माधव के पास ले जाता है। फिर माधव वेदा को हौसला देता है और कहता है कि मारी, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी ही उस आदमी को ढूंढ लेंगे। लेकिन उसी वक्त एक कांस्टेबल माधव के पास आकर कहता है कि सर, सेल में जो चार्ल्स है वो अचानक खाना खाकर तड़प रहा है। अब बात यह है कि पुलिस स्टेशन में जो खाना आया था उस खाने में वेदा ने ही जहर मिला दिया था, क्योंकि चार्ल्स पुलिस की हिरासत में था और चार्ल्स वेदा के बारे में सब कुछ बक सकता था। खैर, अब चार्ल्स की मौत हो जाती है, यानी वेदा का राज बताने वाला पुलिस का इकलौता सबूत भी अब नहीं रहता। फिर उसी वक्त वेदा चार्ल्स को देखकर माधव से कहता है कि सर, मैं इस बंदे को जानता हूँ। इस बंदे के साथ एक और बंदा भी था जो मेरी बहन की शादी पर आया था और उसका नाम था वेदा। ये सुनकर माधव पूछता है कि क्या तुमने उसे ठीक से देखा था, क्या तुम उसका हुलिया बता सकते हो? तो इस तरह वेदा अपनी जगह असली मारी का स्केच बनवाने लगता है और उसे ही पुलिस वालों को बेदा बताने लगता है ताकि पुलिस उसको पकड़ ले। माधव भी इस ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि मधु भी ये कंफर्म कर देती है कि वही आदमी है जो मुझे उस दिन वैन में चेज कर रहा था। फिर बाद में जब पुलिस वाले उस मारी की तलाश कर रहे होते हैं तो इसी दरमियान उस चार्ल्स का फोन रिंग होने लगता है जो इस वक्त माधव के पास था। अब जब तक माधव उस फोन को पिक करता तब तक वो फोन कट हो जाता है। अब वो साइबर क्राइम वालों की मदद से उस फोन नंबर की लोकेशन पता करके उस एड्रेस पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। अब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो असल में कोई और नहीं बल्कि वेदा का फादर होता है, और जब भी इसको वेदा से बात करनी होती है तो ये पहले चार्ल्स को फोन करता, उसके बाद चार्ल्स उससे वेदा की बात करवाता। तो इस तरह आज भी उसने चार्ल्स के पास फोन इसीलिए किया था ताकि उसकी अपने बेटे से बात हो सके। लेकिन तभी पूछताछ के दौरान माधव इस आदमी के घर में किसी की फोटो देखकर शॉक में रह जाता है। फिर वो पूछता है कि आखिर ये कौन है? तो वेदा का फादर कहता है कि यही तो वेदा है, मेरा बेटा। और इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक्चुअली इस आदमी की वेदिका नाम की एक बेटी होती है जो कि 12th तक तो नॉर्मल होती है, लेकिन 12th के बाद उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं। मतलब उसके अंदर मर्द बनने की इच्छा होती है, जिसकी वजह से वो शर्ट और पैंट पहनने लगती है, मर्दों के साथ ही घूमने लगती है। अब उसके बर्ताव को देखकर वेदिका का फादर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उससे यही कहता है कि आपकी बेटी के अंदर मेल हार्मोन्स मौजूद हैं, इसलिए कुछ दिनों के बाद वो कम्प्लीटली मेल बन जाएगी और आपको उसे ऐसे ही स्वीकारना होगा। तो ये सुनने के बाद वेदिका का फादर
इस चीज को एक्सेप्ट करके उल्टा उसका सपोर्ट करने लगता है कि तुम जैसा रहना चाहती हो वैसे ही रहो। फिर कुछ दिनों के बाद जब वेदिका कॉलेज में एडमिशन लेने जाती है तो एप्लीकेशन में जेंडर के कॉलम में कुछ भी टिक नहीं करती। इसके बाद डेस्क पर बैठा आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है और ये भी कहता है कि तुम जैसों के लिए ही बगल में अदर्स का ऑप्शन है, इसलिए उसे टिक करो। और दोस्तों यही है इस मूवी का नाम, अदर्स। खैर इसके बाद वेदिका के क्लास वाले भी हर रोज उसका मजाक उड़ाने लगे, हालांकि वो पढ़ाई में बहुत ही अव्वल थी। इसी बीच एक दिन तो वो कॉलेज वाले वेदिका को कॉलेज से बाहर भी कर देते हैं, जिसके बाद वेदिका खुद को ट्रांसफॉर्म करके पूरी तरह से मेल बन जाती है और अपना नाम वेदिका से वेदा रख लेती है। अब वेदा सोचता है कि ट्रांसजेंडर्स इस सोसाइटी में बहुत कम हैं, इसलिए सारा समाज हमको बहुत ही नीची नजर से देखता है, तो अगर मेल फीमेल की तरह ट्रांसजेंडर्स भी ज्यादा होंगे तो हमें भी एक वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से वो प्रेग्नेंट औरतों के अंदर ट्रांसजेंडर हार्मोन्स इंजेक्ट करता था। खैर अब प्रेजेंट डे पर वेदा मारी को मार देता है और साथ ही उस लेडी ऑफिसर को भी। असल में उस मैकेनिक शॉप के अंदर उसका एक अलग ही सेटअप होता है। फिर जब माधव उस वेदा का एड्रेस फाइंड आउट करके उसके पास जाता है तो दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है। लेकिन तभी इस फाइट के दौरान उस वेदा की शर्ट फटने की वजह से वो बहुत ही शर्मिंदा होने लगता है और बगल वाला कपड़ा लेकर अपनी बॉडी को ढकने लगता है। अब ये देखकर माधव उसका शर्ट वापस कर देता है और आखिर में उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी और इस मूवी में जो मैसेज था वो कैसा लगा, इस पर मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हाइप करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर नए हैं तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।